नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्लव वंश की प्रमुख उपलब्धियों, शासन व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। साथ ही और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हम पल्लव वंश के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पल्लवों की शासन व्यवस्था बहुत कुछ गुप्त और मौर्य सम्राटों की शासन व्यवस्था के समान थी। उसमें सम्राट राज्य का प्रधान होता था, वही सर्वोच्च अधिकारी होता था। वह बड़ी बड़ी पदवियां धारण करता था और राज्य की संपूर्ण शक्तियां उसमें केंद्रित होती थी। परंतु सम्राट निश्चित निरंकुश नहीं होते थे। सम्राट की सहायता के लिए विभिन्न मंत्री और राज्य के अन्य बड़े अधिकारी होते थे। संपूर्ण राज्य को राष्ट्रों, कोटमों और गांवों में बांटा गया था। ये राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ हुआ करती थी। पल्लव शासक हिंदू धर्म को मानते थे। उन्होंने संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान करके दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार को पूरा कर दिया। 8वीं सदी के भारत आरंभ हुए 8वीं सदी के भारत में आरंभ हुए धार्मिक आंदोलन पल्लव राज्य में विकसित हुए। कांची का विश्वविद्यालय दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का प्रमुख केंद्र बना और स्वयं कांची नगर हिंदू संस्कृति या फिर हिंदुओं के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाने लगा। परंतु पल्लव शासक धार्मिक दृष्टि से उदार थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रति उनका व्यवहार सहिष्णु था। उनके समय में जहाँ शैव और वैष्णव साहित्य की प्रगति हुई, अनेक हिंदू संत हुए, वहाँ जैन और बौद्ध धर्म भी संरक्षण में रहा यहाँ पर के राजाओं के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राजा हुआ करते थे उनकी पूरी व्यवस्था थी उन और निरंकुश नहीं हो, इसलिए एक प्रॉपर मंत्री परिषद थी जो राजा पर नियंत्रण करती थी। और उनका धर्म इस तरह से था कि वो इतना उदार था कि वो अन्य दूसरों धर्मों का भी सम्मान कर सके। यहाँ पर जो संरक्षण प्राप्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दिगनाग कुछ वर्षों तक कांची के विश्वविद्यालय में रहे थे। पल्लव शासकों में कुछ स्वयं विद्वान हुए और सभी ने विद्वानों को आश्रय दिया। सम्राट महेंद्र वर्मन प्रथम ने मध्य विलास प्रहसन की रचना की, जो कि उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है और अक्सर वैकल्पिक प्रश्नों में पूछी जाती है। सम्राट सिंह विष्णु के समकालीन विद्वान भारवी को अपने दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया था, जिसने सुप्रसिद्ध संस्कृत महाकाव्य किरातजुनियम की रचना की थी। और पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के राज्याश्रय में ही महाकवि दंडिन ने काव्य 10 एवं 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। दोस्तों, पल्लव काल संस्कृत के साथ साथ तमिल साहित्य की भी प्रगति का काल रहा। सुदूर दक्षिण में पाषाण वास्तुकला का आरंभ पल्लव शासकों ने ही किया था और उनके संरक्षण में अनेक मंदिर पहाड़ों की चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, जिनसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा तथा हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की गई थी। पल्लव वास्तुकला का विकास धीरे धीरे हुआ। विभिन्न शासकों के समय में जो परिवर्तन समय समय पर इसमें हुए, उनके कारण इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। और ये जो 4 भाग है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर से हम पल्लव कालीन जो मूर्ति कला की शैली है या फिर मंदिर निर्माण वास्तुकला की शैली है उसे समझने वाले हैं। दोस्तों, सम्राट महेंद्र वर्मन प्रथम के समय में इस वास्तुकला का आरंभ हुआ। इस कारण 600 से 625 ईस्वी के समय में विकसित हुई इस प्रथम शैली को महेंद्र शैली के नाम से पुकारा गया। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसलिए आप सुन लीजिए। महेंद्र शैली को पुकारा गया और ये शैली थी महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में। 625 से 647 ईस्वी के मध्य विकसित हुई द्वितीय शैली को मामल्ल शैली के नाम से पुकारा गया और इसी मामल्ल शैली के आधार पर मामल्लपुरम के सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया। तो यहाँ पर आप आसानी से इस बात को लिख सकते हैं कि जो मामल्लपुरम के मंदिर है वे मामल्ल शैली के अंतर्गत बनाए गए हैं। मामल्लपुरम के रथ मंदिर यानी शिव मंदिर, 5 पांडवों के मंदिर और 12 मंदिर इस समय की कला के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। तो ये मंदिर किस कला के हैं? तो ये मामल्ल शैली के मंदिर हैं। इनमें सुंदर मूर्तियाँ और चित्र बनाए गए हैं। त्रिमूर्ति गंगावतरण और गंगावतरण की मूर्ति, 12 मूर्ति और 5 पांडवों की सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई है, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है।
फिर इसके बाद में हम देखते हैं कि देवी देवताओं और पशु पक्षियों के चित्रों को यहाँ बहुत सजीवता से चित्रित किया गया है। 8वीं सदी में सम्राट राजसिंह के संरक्षण में पल्लवी तृतीय शैली को राजसिंह शैली के नाम से पुकारा गया है। इस शैली के अंतर्गत कांची और महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें कांची और कैलाशनाथ मंदिर का स्थान प्रमुख है। चौथी शैली सम्राट अपराजित के समय में हुई और अपराजित शैली कहलाई। और अपराजित वही है जिनकी सहायता चोल वंश के शुरुआती राजा ने की थी और बाद में अपराजित की हत्या करके चोल वंश की स्थापना हो जाती है। तो ये जो अपराजित थे, इनके समय में जो मंदिर निर्माण की शैली रही, जो मूर्ति निर्माण की शैली रही, उसे अपराजित शैली कहा गया। और इस समय तक पल्लव वास्तुकला का विकास पूरी तरह से हो सका था। बाहसर का मंदिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है और अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पर ये इस बात को ध्यान में रखिए कि जो बाहसर का मंदिर है वह अपराजित शैली का मंदिर है। इस प्रकार शासन, धर्म, साहित्य और कला की दृष्टि से पल्लव शासकों ने दक्षिण भारत की सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुदूर दक्षिण तक आर्य अथवा हिंदू सभ्यता को पहुँचाने और विकसित करने में पल्लव वंश का प्रमुख योगदान रहा है। दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय सभ्यता के प्रसार का कार्य भी पल्लवों के समय पर हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया जो पल्लव वंश की प्रमुख विशेषताएं हैं या फिर इनका जो प्रमुख योगदान रहा है, इनकी उपलब्धियां हैं, इनकी शासन व्यवस्था, साथ ही इनकी मूर्तिकला व्यवस्था, ये सब हमने समझने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, जोसेफ मैज़िनी कहते हैं, परंपरा और विवेक इंसान के दो पंख हैं जिनके जरिए वो सच्चाई तक पहुंच सकता है। इसीलिए अपनी परंपराओं को संभाल कर रखें और अपने अंदर एक विवेकपूर्ण इंसान को जीवित रखने का प्रयास करते रहें। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।